अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम ये जो क्वेश्चन होता है हमें अभी तक ना क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करना नहीं आ रहा। लेकिन जो हम हिस्ट्री पूरी टाइमलाइन हम पढ़ते हैं। अब जैसे कि अभी असदरजीम फॉल का हमने क्वेश्चन था और हमें उसे सॉल्व करना था। उसमें हम मैम सारी टाइमलाइन देगी और हम उसे प्रॉपरली जैसे है इवेंट रैप स्प्रिंग क्योंकि से सब स्टार्ट कुछ हुआ है। आपने एक्सप्लेन नहीं करना होता। यहाँ पर एक चीज आप अंडरस्टैंड करें कि एक जब आप ब्रीफ आउटलाइन उसकी एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं जो कि तकरीबन एक सफे पे होती है, तो उस पे प्राइमरीली आप उसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे रहे होते हैं। उसमें ये नहीं होता, नो नीड ऑफ गोइंग इनटू द डिटेल्स, उसको आपको इतना ज्यादा डीपली डिग डाउन नहीं करना होता कि आप उसकी की पूरी डिटेल लिखना शुरू कर देंगे। यू आर जस्ट सपोज टू गिव द ग्लिम्स। अच्छा जी। सबसे पहले जो आप लोगों के आज के आपको मिडिल ईस्ट वाला टेस्ट मिला है जो कि आपका टेस्ट नंबर 2 था। और अच्छा, एक चीज प्लीज डिस्क्लेमर कि नंबर देख के आपने ये न डिसहार्ट होना है, क्योंकि आई एम नॉन फॉर इट कि मैं थोड़े कम नंबर देती हूँ। और इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि इन ऑर्डर टू कीप दैट स्पिरिट अलाइव कि आप काम करें। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज है जो बड़ी जरूरी है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है, कुछ मिस्टेक्स जो कि होनी थी, और इसका मकसद ही उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना था और उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उनको हमने रिड्रेस करना था। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आज अंडरस्टैंड करें प्लीज, एंड दिस इज द थिंग विच आई एम गोइंग टू टीच यू, जो कि आपने टिल एग्जाम रिफ्लेक्ट करनी है अपने पेपर में। आपने इस चीज को शो करना है और इसको दिखाना है। अच्छा बेटे, सबसे पहले आज हम सीखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन राइटिंग, हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखने का तरीकाकार क्या होता है, हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, ये इंट्रोडक्शन लिखते हुए आपने किन चीजों का ख्याल करना होता है। एक मिनट। ओके, सबसे पहली चीज, अच्छा ये मेरा फार्मूला है, मेरे सब्जेक्ट्स के अंदर आपने यही फॉलो करना है। बाकी किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से आपको कोई भी टीचर कुछ भी बताते हैं तो वो उनके हिसाब से उनके सब्जेक्ट के लिए ठीक है। ये मेरा फार्मूला या मेरा जो तरीकाकार है ये आप मेरे सब्जेक्ट्स में यूज करेंगे। और प्राइमरीली मैं इसी के मुताबिक इंट्रोडक्शन चेक करती हूँ और मैं इसी के मुताबिक इंट्रोडक्शन लिखती भी हूँ। इंट्रोडक्शन का पहला असूल, इंट्रोडक्शन दो पैरास के ऊपर मुश्तमिल होता है। टू पैराग्राफ्स होते हैं इंट्रोडक्शन के, और आपका जो एक पैरा होता है वो 8 लाइंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये मैं फैक्चुअल डाटा फिलहाल बता रही हूँ, जो प्राइमरीली जिसमें कोई भी चीज टेक्निकल नहीं। दो पैराग्राफ्स होते हैं और इसमें एक पैराग्राफ की लेंथ 8 लाइनों पर मुश्तमिल होती है। जब आप 8 लाइनें लिख लें तो उन 8 लाइनों के बाद आप अगले पैराग्राफ पे शिफ्ट कर जाइए। अब ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। हम एग्जाम्पल लेते हैं उसी सवाल की कि जो आपके पेपर में पूछा गया। यहां पर देखिए, आपसे मैंने पूछा कीपिंग इन व्यू द volatile situation of Middle East, what should be the foreign policy of Pakistan for Middle East। जब भी सवाल आए तो सबसे पहले क्या करना है, आपने वो तमाम पॉइंट्स हाईलाइट कर लें जो आपके कनेक्टर्स के अलावा है। कनेक्टर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल इन एक कनेक्टर है, ठीक है। अब कीपिंग इन व्यू का जो वर्ड है इसको हम हाईलाइट करते हैं और हम कहते हैं कि एक चीज हमारे पास स्टैंडर्ड है, एक चीज हमारे पास फैक्ट है, कीपिंग इन। अब हमने जेन में क्या रखना, क्वेश्चन किसकी, मिडल ईस्ट की। अब आप जब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही हैं
तो पहली चीज जो आपने अपने जेन में सोचनी है वो है वोलाटाइल सिचुएशन ऑफ मिडल ईस्ट। अब जब आपने वोलेटाइल सिचुएशन ऑफ मिडल ईस्ट के बारे में सोचा तो आपके जेहन में आएंगे यमन के क्राइसिस, सीरिया के क्राइसिस, फलस्तीन का इशू, अरब स्प्रिंग, टेरिटरी का मसला, वर्ल्ड वार के दौर में। ये अभी आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग है, अभी वो सारे स्कैटर्ड आइडियाज हैं जो आपके जेहन में चल रहे हैं। ये अब आपके क्वेश्चन का एक पार्ट है, और ये पार्ट एक स्टैंडर्ड चीज है। इस पे वो आपसे आपकी राय नहीं मांग रहा कि आप सही गलत बताएं, इसमें वो कह रहा है कि ये चीज है, इसको अपने जेहन में रखें, सोचें कि मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मिडल ईस्ट के अंदर गजा क्राइसिस चल रहे हैं, तो वो कहता है ये सोच के रखो अपने जेहन में। आपने कहा हमने सोच ली। सवाल अब उसका ये है, डब्ल्यू एच फैमिली का सवाल है। जब भी डब्ल्यू एच फैमिली का सवाल आएगा तो उसके अंदर आप क्रिटिकल एनालिसिस लिखते हैं। पहली बात तो हमने यहां से ये पकड़ी, व्हाट शुड बी, क्या फॉरेन पॉलिसी होनी क्या चाहिए। शुड वर्ड ऑफ कमांड है, तो बताइए कि ये करें किस चीज, किसकी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की मिडल ईस्ट की। अब अगली ब्रेनस्टॉर्मिंग इन की एरियाज पे होगी और वो आपने लिख ली। आज हम सिर्फ इंट्रो राइटिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हमारे जेल में है कि वो 2 पैराग्राफ में मुश्तमिल होता है और एक पैराग्राफ 8 लाइनों का होता है। स्टार्ट करेंगे जी हम अपना इंट्रोडक्शन। बेहतर ये है कि इफ यू रिमेंबर द कोट, या फिर आपके जेन में कोई भी कोट आती है तो स्टार्ट इट विद द कोटेशन। इट्स बेटर टू स्टार्ट विद द कोटेशन। अब जब आपने कोटेशन के साथ, वालेकुम सलाम, दे दो। अब 14 दिन बाद अकेडमी आने जानी चाहिए, दो याद करो। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो बेहतर है कि आप कोटेशन से स्टार्ट करें। कोटेशन को स्टार्ट करने के बाद हमने कहा है कि हम 2 पैराग्राफ के ऊपर लिखेंगे। अब बेटा जो फर्स्ट पैराग्राफ है, जो आपकी पहली 8 लाइनें हैं, आप तमाम लोगों ने पेपर में वो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ था। दैट फर्स्ट पैराग्राफ इज द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपका, मेरा किसी चीज का इंट्रोडक्शन नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल दोज की पॉइंट्स जो आपने हाईलाइट किए हैं। वोलाटाइल मिडल ईस्ट क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट। सो प्राइमरीली यहां पर जब हम देखते हैं तो ये 2 से 4 चीजें हैं। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। अब मैम यहाँ पे आपका माइक ऑफ है। मैंने खुद ऑफ किया था। अच्छा, यहां पे जब हम देखें तो पहला पैराग्राफ जो हमारा इंट्रोडक्शन है, उसको हम इंट्रोडक्शन इस पूरे सवाल का बोलेंगे। वो आप लोगों ने ठीक किया। आप लोगों ने बताया कि हाँ भाई, इंट्रोडक्शन जो है, आपने कहा कि मिडल ईस्ट के अंदर ये हालात हुए, अरब स्प्रिंग आया, फलाना आया, फॉरेन पॉलिसी जो है वो अब यहां तक बात हुई फॉरेन पॉलिसी से पहले तक की कि मिडल ईस्ट ही है। अब मेजॉरिटी ऑफ चंक ने इसके अंदर मिडल ईस्ट वाली बात के ऊपर ही पूरा इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया। अब यहां पे गलती हो जाती है। इंट्रोडक्शन के लिए बेटा याद रखिएगा कि इंट्रोडक्शन शुड बी द बेस्ट ऑफ बेस्ट राइटिंग ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन राइटअप आपका ये इंट्रोडक्शन होता है। इस इंट्रोडक्शन को पढ़ के आपके एग्जामिनर को डिसाइड करने में मदद मिलती है कि दिस पेपर इज वर्थ रीडिंग फॉर और नॉट। अब क्या होता है कि आपने सिर्फ उस, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि हर सवाल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक एक्टिव पार्ट होता है और एक पैसिव पार्ट होता है। आप इस एक्टिव पार्ट के ऊपर, आप तमाम लोगों ने कहा कि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन ये है, पहले पैराग्राफ तक ठीक है बात, आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं।
आप चीजों को एक कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं। लेकिन जो सेकंड पैराग्राफ है ना बेटा, ये चीज बड़ी जरूरी है। सेकंड पैराग्राफ होता है, इसका नाम मैंने रखा हुआ है ग्लिम्सेस ऑफ योर कंप्लीट आउटलाइन। ग्लिम्सेस ऑफ योर कंप्लीट आउटलाइन, आपकी आउटलाइन जो आपने बनाई है। अब ये भी मिसाल के साथ समझाती हूँ, हवा में बात नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपने आउटलाइन नहीं बनाई, आपने जेन में खाका बनाया हुआ है। आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, आप लिखेंगे मिडल ईस्ट, उसकी इंपॉर्टेंस, ज्योग्राफिकल। अच्छा, उसमें आप उसके बाद लिखेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। मैं आपको ना एक जर्नली बता रही हूँ, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपके मिडल ईस्ट का, कि वहां पे किस तरीके से वॉर वेज की गई है। उसके बाद जी वोलाटाइल मिडल ईस्ट, जिस वोलाटाइल मिडल ईस्ट में आप कहेंगे कि ये वाले क्राइसिस, ये क्राइसिस, ये क्राइसिस, ये क्राइसिस, फलाना मसला, अरब स्प्रिंग वगैरह। उसके बाद आपने कहना है फॉरेन पॉलिसी, और इसके आगे आपने लिखना है कि स्ट्रेटेजिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। और उसके बाद आप कहते हैं पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी फॉर वोलाटाइल मिडल ईस्ट, और उसमें आप फिर कहते हैं कि न्यूट्रल होना चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। अच्छा जी, आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन होनी चाहिए बिटवीन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ईरान। उसके बाद फलस्तीन के केस के अंदर, गजा के अंदर आपकी मॉरल सपोर्ट होनी चाहिए। एंड देन आप कहते हैं कि दिस इज अ क्रिटिकल एनालिसिस एंड दिस इज अ कंक्लूजन। ये अब आपका खाका है पूरे सवाल। अब क्या होता है कि पहले पैराग्राफ के अंदर तो आपने बताया कि मिडल ईस्ट, जो कि that is known as the land of the seven seas, known for its unique geography, uh, is the battleground, or the battleground, yeah, hub of the proxies of the world powers, bleeding as old as new. When we come across and look into the vista of history, it started back in the era of the Cold War, World War I, World War II, etc. So there are number of the factors, number of the factions that are creating tensions and the distortions in the Middle East. And resultantly, the crises of the Middle East are multifold: humanitarian crisis, infrastructure, so on and so forth. And the most recent, yeah, आप ये कह सकते हैं, the most glaring one, and the most contemporary one are the Gaza crisis, in which the innocents and the things and things, ये आपका होगा। अब जो दूसरा पैराग्राफ है, तो उसमें आपने बेटे ये कहना है कि अब ये सारे जो पॉइंट्स नहीं है, इन पॉइंट्स को मिला के लिख देना है। यानी कि आपने ये कहना है कि वोलाटाइल मिडल ईस्ट is Middle East known for its unique geographical location, but a hub of the proxies. So the volatile Middle East is challenge for its neighbor and all the state across the globe. Specifically, when we look into the context of the Pakistan, Pakistan has to decide. It's a very Pakistan has to keep the intricate balance while drafting its foreign policy. So foreign policy of the Pakistan for volatile Middle East should be neutral, basis of the economic diplomacy, based on the political arbitration, on the principle of the mediation, on the principle of the falana, that's it. यानी कि अब इंट्रोडक्शन के इन दो पैराग्राफ में हमने अपने पूरे के पूरे सवाल को समाप्त। ये मेरा फार्मूला ऑफ इंट्रोडक्शन राइटिंग है। मेरे साथ आप जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन आपने इसी तरीके से लिखना है। 2 पैरास, 1 is equal to 8 lines। आज ये सीखा, क्रिटिकल एनालिसिस सिखाऊंगी तो फिर बताऊंगी कि ठीक लिखा है या गलत लिखा है। अगला जब टेस्ट लूंगी तो उसमें इंट्रोडक्शन चेक करूंगी। आई वॉन्ट यू कि आप इंट्रोडक्शन अभी, आज हो सकता है मैं आपको जो असाइनमेंट दूं, आज हम इंशाल्लाह ये रशिया यूक्रेन को जो है वो कवर करते हैं, तो उसके बाद आई वुड बी आस्किंग कि आप इंट्रोडक्शन राइटिंग करें, क्योंकि आप लोगों ने, आई प्रेज दिस कि आप तमाम लोगों ने काम किया, ठीक है। जिन लोगों ने किया एंड उनको जब मैंने चेक किया तो आई ट्राइड। अच्छा, कुछ लोगों की स्पेलिंग की मिस्टेक थी। देखिए, ये सब्जेक्ट स्पेलिंग ग्रामर का सब्जेक्ट नहीं है, बट अगेन एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि आप सही अंग्रेजी बताएं, ठीक है। तो बेटे, मैंने इंट्रोडक्शन राइटिंग के ऊपर बात की है कि इंट्रोडक्शन आपके 2 पैराग्राफ्स के ऊपर होना चाहिए। 1 पैरा इज इक्वल टू द 8 लाइन्स। इंग्लिश की मैं बात नहीं करी, मैं किसी सब्जेक्ट की और बात नहीं करी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माय सब्जेक्ट। इंग्लिश का जो आपको अंग्रेजी के उस्ताद कहते हैं, प्लीज वो फॉलो कीजिए। दिस इज माय फार्मूला, माय प्रिंसिपल, जो कि मैंने फॉलो किया। आई इवन फॉलोड दिस इन माय एसे आल्सो, एंड दिस इज द वन व्हिच आई लर्न फ्रॉम माय टीचर्स, एंड दिस इज द वन व्हिच आई थिंक सो कि सबसे रेलेवेंट है
क्योंकि इसके बाद आपने जो कुछ करना है ना, पेपर में आगे जाके लिखना है ना, उसकी सारी की सारी जिस्ट उसको यहाँ पे मिल जाती है। तो इस तरह इंट्रोडक्शन का जो प्रिंसिपल है कि इट शुड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट राइटिंग ऑफ योर लाइफ, वो यहाँ पे हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं। जी आयशा। मैम फर्स्ट पैराग्राफ में जिस तरह हम ये मिक्सअप करके थोड़ा थोड़ा बताते हैं, एंड अगेन सेकंड में फिर वो रिपीटिशन नहीं हो जाएगी? नहीं, सेकंड में तो हम फिर पूरी ग्लिम्सेस दे रहे हैं ना। फर्स्ट के अंदर मैम तो हमने फर्स्ट क्या में भी किया तो है कि फर्स्ट ग्लिम्सेस में दे तो रहे हैं। हमने डिटेल में बात की है ना। ठीक है तो मैम फिर वो रिपीटिशन नहीं हो जाएगी? अगेन फिर हम सेकंड पैराग्राफ में भी वही बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में। बेटे, जहां पर जो बात है कि सेकंड में जो हम बात कर रहे हैं ना, सेकंड में हम एक्सटेंडेड बात कर रहे हैं। फर्स्ट का सिर्फ हम हवाला दे रहे हैं, उसके हम सिर्फ पॉइंट्स दे रहे हैं, हम तफसील नहीं दे रहे। मैम तफसील ठीक तो है, हम ऑनवर्ड अपने क्वेश्चन में भी हेडिंग्स बना के या बना किसी के तरह से देंगे ना, हमें लेकिन यहाँ पे जी हमने जी। इसी चीज के ऊपर चलना है। ठीक है। तो मैम अगर हम एक ही पैराग्राफ में अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं, मतलब नहीं, एक में नहीं, बस मेरे सब्जेक्ट में आप दो थोड़ा में सा मैम लिखें। मुझे क्लियर कर दें, कंफ्यूजन हो रही है। आप दो पैराग्राफ में ही लिखेंगे। ये करंट अफेयर का तो मुझे दो में ही चाहिए। मैम फिर फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में मेन डिफरेंस क्या होना चाहिए, थोड़ा ये फर्स्ट बता दें। पैराग्राफ आपका यह कि ओपनिंग पैराग्राफ है, आप जर्नल टू स्पेसिफिक आप बात को ओपन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। दूसरे के अंदर आप स्पेसिफिकली पूरे के पूरे क्वेश्चन में जो बात होनी है उसकी ग्लिम्सेस दे रहे हैं। ठीक है। मैम अभी जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, वॉलेटाइल कीपिंग वॉलेटाइल सिचुएशन ऑफ मिडल ईस्ट, तो मैम वो बात ही वॉलेटाइल सिचुएशन की हो रही है, उसमें हमारे पास डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, तो वो हम हिस्टोरिकल इवेंट्स फर्स्ट पैराग्राफ में उसको थोड़ा हाईलाइट हिस्टोरिकल करेंगे या इवेंट सेकंड देखें, अब पैराग्राफ में? आपने सारे हिस्टोरिकल इवेंट वहां पे नहीं दिए। वहां पे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आपका जो मिडल ईस्ट है, नॉन फॉर इट्स यूनिक ज्योग्राफिकल लोकेशन, लैंड ऑफ द सेवन सीज, किसी ने लिख दिया। किसी ने स्टार्ट किया कि मिडल ईस्ट क्राइसिस स्टार्टेड फ्रॉम द अरब स्प्रिंग। किसी ने कहा कि द ग्रेव क्राइसिस, द ग्रेव अमंग ऑल क्राइसिस ऑफ द मिडल ईस्ट आर द वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑफ गजा। यानी कि दिस इज हाउ कि ये हर एक बंदे का एक डिफरेंट वे ऑफ स्टार्टिंग। समवन विल स्टार्ट विद द यूनिक ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द मिडल ईस्ट, इट्स इंपॉर्टेंस। अदर वन विल स्टार्ट विद द वॉलेटिलिटी क्राइसिस। ये वो पहला पैराग्राफ है कि जिसमें ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द मिडल ईस्ट एंड द मेन की एलिमेंट्स आपने डाल दी। ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जब आपने बात की, जिस तरह आप तमाम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखा है, कुछ लोगों को छोड़ के, तो उन्होंने इस पोर्शन के ऊपर तो बड़ा फोकस किया कि वोलेटाइल ये हो गया, फलाना हो गया, क्राइसिस की भी बात की। दो एक लोग थे कि जिन्होंने सिर्फ आगे चल के ये कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ये होनी चाहिए। यानी कि बाकी लोगों ने क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड हाफ ऑफ द पैसिव पार्ट पूछा गया था वो तो नहीं रिफ्लेक्ट किया। तो सेकंड पैराग्राफ बनाने का मकसद ये है कि हम कोई डिटेल मिस ना करें। मैम जिस तरह क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, दूसरे पार्ट में हमसे फॉरेन पॉलिसी पूछी गई है, तो हम सेकंड पैराग्राफ में थोड़ा फॉरेन पॉलिसी का बताएंगे, फर्स्ट में थोड़ा इसका सेकंड हिस्टोरिकल पैराग्राफ में कॉन्टेक्स्ट फॉरेन का। पॉलिसी के साथ साथ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, लेकिन इन ऑर्डर टू कनेक्ट द फर्स्ट पैराग्राफ विद द सेकंड पैराग्राफ में आपको कह रही हूं कि दो से तीन फ्रेजेस उठा लेनी है हमने, वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कनेक्टर्स। क्वेश्चन की कि जो कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। जी मैम, थैंक यू। जी जी रम, मैंने यही पैटर्न जो है वो आप बताया है, जो कि दो पैराग्राफ हर जी 8 लाइनों को। देखिए मस्ट नहीं है, ये मैंने आपको एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के लिए बताया है। अगर आप लोगों का दिल ज़ेन इस पे नहीं मानता बेटे, तो बेशक आप इसको मत फॉलो करें। ठीक है। लेकिन मैं जो है वो हमेशा से इसी तरह बताती हूँ, इसी तरह पढ़ाती हूँ, एंड मैं खुद भी इस चीज को ही मैंने फॉलो किया। एंड प्राइमरली मुझे ये लगता है कि, और वैसे भी एक पैराग्राफ की आइडियल लेंथ 8 लाइन्स ही होती है। पैराग्राफ की आइडियल जो अगर हम लेंथ की बात करें तो वो 8 लाइनों पर ही मुश्तमिल होता है। जी मोहम्मद हसन। अच्छा जी, आई होप कि यहाँ तक अब चीजें जो है वो क्लियर हो गई हैं। लेट्स गो अहेड और हम आगे चलते हैं। और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो टॉपिक, बज़ाहिर तो हमें ये लगता है कि ये टॉपिक कुछ हद तक अब पुराना हो चुका है। 2022 ऑनवर्ड होने वाली ये डेवलपमेंट हमें, बेटा मैं पेपर अपना अगर बताऊं ना तो मैं फाउंटेन पेन से अटेम्प्ट करती हूँ। जो वो जिसमें स्याही नहीं भरते, आई फील कि वो जरा प्रोफेशनल लगता है, या मुझे लगता है कि मेरी उसके साथ राइटिंग अच्छी आती है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अभी जिस तरह हमने टॉपर बैच किया, तो टॉपर बैच के अंदर हमने देखा कि कुछ बच्चे ये थे कि जो जेल पेन के साथ कंफर्टेबल होते थे, कुछ सिंपल जो भी पेन होता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जो आपका
मार्कर होता है और उसके साथ जो पेन जिसमें कि स्याही भरी जाती है। अच्छा, अब उसके ऊपर फिर एक इतराज ये आ जाता है कि पेपर थोड़े लेट चेक होते हैं, तो वो जो स्याही होती है पेन की, वो क्या होती है कि वो बुनियादी तौर पे हमारे पास फेड हो जाती है। अब उसका फिर हल ये है कि आपकी जो पेल्कन की स्याही मिलती है ना, जिसको आप पेल्कन की स्याही कहते हैं, पेल्कन की इंक कहते हैं, तकरीबन 700-800 की कोई मिल जाती है मुख्तलिफ बुक स्टोर से। तो वो अगर आप यूज करें तो उसकी वजह से उसकी जो इंक होती है वो ड्राई नहीं होती है या वो फेड नहीं होती है। तो ये दिस इज माय एक्सपीरियंस कि मैं जो है वो फाउंटेन पेन के साथ लिखती हूँ, इंक वाले पेन के साथ नॉर्मली मैं लिखती हूँ। बाकी जी कोर्स की आउटलाइन की अगर हम बात करें तो कोर्स की आउटलाइन आई थिंक आप लोगों की अपलोड भी हुई होगी एलएमएस पे विद स्लाइट मॉडिफिकेशंस, मैंने जो इसको देखा है। प्राइमरीली अगर हम देखें तो हम जो रीजनल से ग्लोबल पॉलिटिक्स की तरफ तो चले गए हैं। अब आपकी जो है ना वो सी पॉलिटिक्स है, जिसके अंदर आपकी इंडियन ओशन है, साउथ चाइना सी है, हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपके अगर हम देखें तो रिजल्टेंटली अभी जो कुछ देखें ना डेवलपमेंट्स ऐसी आ जाती हैं कि जो आपकी प्री डेस्टिन्ड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि जो ट्रम्प का रिसेंट मूव है कि जो उसने टैरिफ्स इम्पोज किए हैं, तो दैट इज गोइंग टू वेज न्यू यूएस चाइना ट्रेड वॉर। तो रिजल्टेंटली कुछ ऐसे की फैक्टर्स को भी हमने जेन में देखने, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमने देखनी है, अभी हम उनको देखेंगे। अलॉन्ग विद इट कुछ अलायंसेज हैं जिनको हम देखेंगे, जिसमें कि ब्रिक्स है, जिसमें क्वाड है, ऑकस है। और आप लोगों के मेरे साथ जो है वो टॉपिक्स नेशनल पॉलिटिक्स के नहीं है, बट आई ट्राई कि हम एक आध क्लास ऐसी स्पेयर करें कि जिसके अंदर हम कुछ हाई प्रोफाइल नेशनल पॉलिटिक्स के जो पेपर हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो ये हमारी सिक्स कनाल्स कंट्रोवर्सी की हम बात करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हम जिनको एक दफा अगर डिस्कस कर लें तो कुछ हमारे पास जो है ना वो चीजें हमारी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। खैर वो बहरहाल अगर आपको कहीं पे कोई और कंफ्यूजन हुई तो विल डेफिनेटली लुक इनटू इट कि हमने इसको किस तरीके से देखना है। अच्छा जी, सो लेट्स स्टार्ट। एक मिनट मुझे दीजिए जी। ये आप लोग जब अच्छा इस पे पता नहीं क्या है कि ये फॉलो करते हैं तो ये मिनिमम हो जाता है। एक मिनट। अच्छा जी बेटा, ओके एक मिनट मैं इसको ठीक करूँ। अच्छा चलो मैं इसका न्यू व्हाइट बोर्ड स्टार्ट करती हूँ, जस्ट 1 मिनट। चलें जी, आ जाए सब लोग। अच्छा बेटे, लेट्स स्टार्ट। रशिया यूक्रेन वॉर, क्या मसला है, कैसा मसला है, और इशू कहाँ से शुरू होता है। नहीं करो प्लीज, लाइनें नहीं लगाएगा। Here is रशिया और यूक्रेन का रोल। चार्जर तो ला दो मुझे जरा आंसर। रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इस वॉर की अगर एक डीप एनालिसिस में जाएं तो एक चीज तो आप अपने जेहन में रखिए कि ये टेरिटोरियल क्लेम्स है। जब हम टेरिटोरियल क्लेम्स की बात करते हैं तो टेरिटोरियल क्लेम से मुराद ये है कि रशिया बुनियादी तौर पर ये कहता है कि यूक्रेन, अभी हम इसके जब मैप को देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ आएगी। अभी सिर्फ आप ये अंडरस्टैंड करें कि रशिया के ये क्लेम है कि यूक्रेन उसका हिस्सा है, और यूक्रेन के खास तौर पे जो ईस्टर्न बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं वो तमाम के तमाम लोग इसी तरह हैं कि जिस तरह रशियन लोग, अगर हम उनके कल्चर की बात करें, अगर हम उनके रिलीजन की बात करें, उनके एथनिक टाइज की बात करें, तो इन तमाम की बेसिस के ऊपर बॉर्डर की इस तरफ और इस तरफ रहने वाले लोग एक से हैं। जब हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो हमें चीजें समझ आएंगी और फिर हम इसको डिटेल में देखेंगे कि बर्थ ऑफ व्लादिमीर पुतिन कहाँ से होती है, और फिर व्लादिमीर पुतिन के इतने ज्यादा अगर हम देखें तो क्यों वो इंथुसिस्टिक है इस बॉर्डर को अपने साथ अनेक्स करने में।
फिर उसके बाद हम 2022 ऑनवर्ड जब आगे पढ़ेंगे, या फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से फुल फ्लेज इन्वेजन हमें कब देखने को मिलती है, उसकी वजह से क्राइसिस कौन कौन से हुए और क्या कुछ हुआ। लेकिन सबसे रिसेंट जो चीज है, लास्ट वीक जो डेवलपमेंट हम जिसको कह सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर, उसमें हमारे पास अगर हम देखें तो एक चीज देखने को ये मिलती है कि यूएसए मॉस्को टाइज, मॉस्को का वर्ड जब यूज होगा तो वो रशिया के लिए होगा, क्योंकि हम इसकी कैपिटल की बात करें। जब हम केवाई की बात करेंगे तो हम यूक्रेन की बात कर रहे होंगे। ये आगे मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। सबसे जो रीसेंट डेवलपमेंट है जो आप अपने एनालिसिस में ऐड करेंगे वो ये है कि रशिया और जो यूएसए है, बुनियादी तौर पे यूएसए मॉस्को के साथ, रशिया के साथ अपने टाइज बेहतर करने के लिए यूक्रेन को बेचने पे मजबूर हुआ पड़ा है। यानी कि इस पे एनालिस्ट ये कहते हैं कि यूक्रेन को दांव पे लगाने लगा है अब ट्रम्प। तो एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ट्रम्प की पॉलिसी क्या है रिगार्डिंग यूक्रेन। खैर, अगर इस सब को समझने के लिए, इन तमाम की एलिमेंट्स को देखने के लिए स्टेप बाय स्टेप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, एक एक चीज को अनफोल्ड करते हैं। बेटे, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, सबसे पहले आप इस मैप को देखें। ये मैप हम समझते हैं। यहां पे है जी सारा रशिया, ये सारी की सारी रशिया की सरजमीन है। ये आपका यूक्रेन है। यूक्रेन के ऊपर आप गाड़ी पकड़ें तो ये है बेलारूस। यूक्रेन से आप निकलें और नीचे की तरफ आए तो ये है मोल्डोविया। अब यहां पे ये यूक्रेन का एक कैपिटल जी आपने अक्सर सुना होगा केवाय। ये कुछ नाम आप याद रखेंगे। ये है दोम्बास का रीजन, और ये है लुहांस्क, और ये है डोंटसेक। ये सेपरेटिस्ट का एरिया है। बेटे, सेपरेटिस्ट का एरिया से क्या मुराद है, ये सब क्या, ये सिर्फ आप फिलहाल मैप देखें तो यहाँ पे आपको एक चीज अंडरस्टैंडिंग में मिलेगी कि ये जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे जो आपको ईस्टर्न बॉर्डर देखने को मिलता है। एक मिनट बेटे रुक जाइए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है डोम्बास्क रीजन, ये है लुहांस्क, और ये है डोनेट्स्क। अब ये सारी चीजें आप इसलिए ध्यान में रखेंगे कि रशिया यहाँ पे भी काबिज है, रशिया यहाँ पे भी काबिज है, और यहाँ पे है क्रीमिया का एरिया। रशिया ने इसको भी अनेक्स किया हुआ है। और इसके नीचे यहाँ पे आप मत भूलें कि ये है ब्लैक सी, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए, बाकी चीजों के लिए। अच्छा, फिलहाल सिर्फ आप इस मैप को देखिए, और मैप को आपने अभी के लिए सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे है जी रशिया के टेरिटोरियल क्लेम, जिसको आप कहते हैं ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ यूक्रेन।
अब ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ यूक्रेन के ऊपर जो रशिया के क्लेम है या जो सारे की एलिमेंट्स हैं, इसको हम अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाके देखें तो हमें चीजों के बारे में ज्यादा बेहतर पता चलेगा कि क्या हुआ, कौन से एग्रीमेंट्स हुए थे, क्या कुछ हुआ था, वो सारी चीजें तो बात की बात है। अब जाते हैं हम हिस्ट्री की तरफ। अब ये जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है ना, ये चीजें वाजिया कर देगा। सबसे पहले ये होता है, इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जब हम जाते हैं, आपको पता है कि यूएसएसआर है, यूएसएसआर आपका टूटता है जी 1991 के अंदर। ये यूएसएसआर टूटता है और इसके टूटने के नतीजे में सबसे बड़ा मुल्क जो आता है वो रशिया है। उसके बाद आपके कार्स कंट्रीज हैं जिसमें कि कारगिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और यूक्रेन भी उसमें शामिल है। यूक्रेन रशियन एम्पायर का पहले पार्ट था। अगर हम हिस्ट्री में और ज्यादा डिटेल में जाते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यूक्रेन जो है वो उसका पार्ट था। यूक्रेन को पहले जो आजादी मिली वो 1918 के टाइम पीरियड के अंदर मिली थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पे यूक्रेन जब आजाद होता है, जब रशिया जो है वो टूटता है, यूएसएसआर टूटता है, जहां पे रशिया की डोमिनेंस है, तो इसके अंदर हमारे पास दो तरह के ग्रोह सामने आते हैं। अब इस यूक्रेन के अंदर जो दो तरह के ग्रोह हैं उसमें से एक ग्रुप वो है कि जो बहुत ही खुश होता है, ठीक है, और वो ग्रुप कहता है कि हम फ्रीडम मिल गया, हम आजाद हो गए, हम अलग हो गए। दूसरा ग्रुप वो है कि जिसकी सिंपथीज क्या हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये तो अब हमारा बंटवारा हो गया। उनकी सिंपथीज हैं रशिया के साथ। उसी ग्रोह के अंदर एक बंदा जो कि उभरता है, उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ये पुतिन ये कहता है कि भाई हमें रशिया का हिस्सा होना चाहिए, हम एक जिस्म हैं, हम तो अलग हो गए हैं, हम कैसे दो धाड़ हो गए हैं। इसी दौरान अब ये जो लोग हैं ना जिनकी सिंपथीज है रशिया के साथ, ये ईस्टर्न यूक्रेन के लोग हैं। इन ईस्टर्न यूक्रेन, जिसको मैं ईयू से लिख रही हूं, इनका ये मानना है कि हम रशिया के साथ मिल जाए, ये प्रो रशिया है। और जो दूसरा ग्रोह है जिसको फ्रीडम मिली है, वो कहते हैं कि हम यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बने। मैप पे आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो यहां पे यूक्रेन से जब आप नीचे आते हैं, ये मोल्डोविया के एरिया के बाद, तो यहां पे आपका यूरोप है। ये कहते हैं कि यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन का पार्ट होना चाहिए और इसके ऊपर इनकी प्रॉपर लेजिस्लेशन भी हुई। इनकी यूक्रेन की असेंबली के अंदर अगर आप देखें तो 2009 में, 2013 में ये डेवलपमेंट हो चुकी है। लेकिन लेटर ऑन यूएस के प्रेशर की वजह से वो इसको ज्वाइन, यानी कि यूएस का प्रेशर जो है वो बुनियादी तौर पे ये था कि ज्वाइन करें, लेकिन जो मॉस्को का प्रेशर है, जो रशिया का प्रेशर है, उसकी वजह से वो यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन नहीं कर पाए। अब यहां पे आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी कि मसला है क्या। एक तरफ वो लोग हैं कि जो कहते हैं कि हमें आजादी मिल गई, यूक्रेन के फ्रीडम के अलंबरदार बने। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई, हम रशिया का हिस्सा थे, आपने हमें अलग कर दिया। अब इनके कुछ स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि और इसी दौरान एक चीज अपने जेहन में रखिएगा, वो है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूक्रेन बुनियादी तौर पे नेटो को ज्वाइन करना चाहता है। नेटो के हवाले से मैं आपको कहूंगी कि एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखिएगा। जो नेटो मेंबर्स हैं उनका यह है कि अगर एक नेटो मेंबर के ऊपर अटैक होगा तो बाकी मेंबर्स उसके साथ मिलकर लड़ेंगे, उनको मिलिट्री सपोर्ट मिलेगी, फलाना फलाना। अब यहाँ पे जो 53% लोग थे यूक्रेन में, वो कहते थे यूरोपीय यूनियन ज्वाइन करें। 47% लोग जो थे वो कहते थे कि हम नेटो का मेंबर बनते हैं, यूरोपीय यूनियन का हम मेंबर नहीं बनते। 27% वो लोग थे जो कहते हैं कि भाई हम नेटो का मेंबर नहीं बनना चाहते, बल्कि हम तो रशिया की तरफ जाना चाहते हैं, यानी कि उनकी तादाद कम थी। अब यहां तक तो बात हुई ठीक। 2004 एक ऐसा साल है कि जिस साल 10 मुमालिक नेटो के मेंबर बन जाते हैं।
उन 10 ममालिक में से 7 मुल्क वो होते हैं जो प्रीवियसली या तो यूएसएसआर के मेंबर्स रहे होते हैं या यूएसएसआर ने उनको कंट्रोल किया होता है। और बाकी जो 3 होते हैं वो होती हैं बाल्टिक स्टेट्स, बाल्टिक कंट्रीज जिनको आप कहते हैं, जिसके अंदर इस्टोनिया है, लिथुआनिया है, वगैरह वगैरह। अब इस इवेंट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है या हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? नेटो का बनना चाहते थे 47%। ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब रशिया जो है ये मौजूद है जी, आपका रशिया। यहां पे बैठा हुआ है जापान, ये है जी यूक्रेन, यहां पे आपके यूरोपियन कंट्रीज, ये है जी फिनलैंड, और यहां पे ये वो सारे मुल्क के जो नेटो के मेंबर बन गए। अब जब फिनलैंड जो है वो बेशक नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन वहां पे उसकी कंट्रीब्यूशन तो है नेटो में। यहाँ पे जापान है, यहाँ पे बाकी नेटो मेंबर्स हैं। तो अगर यूक्रेन भी नेटो को ज्वाइन कर लेगा तो अमेरिका रशिया को खा जाएगा। तो रशिया को तो अपने लाले पड़ गए ना कि ये जो सेफ बॉर्डर है इसको बचा ले। अब क्या होता है? 2008 में यूक्रेन खुल के कहता है हम नेटो का मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं। 2017 में इनकी असेंबली में लेजिस्लेशन होती है कि प्रॉपर हाँ भाई हम नेटो के मेंबरशिप हासिल करेंगे और हम नेटो के मेंबर बनेंगे। हाँ जी, हर जगह अमेरिका ही निकले। अब यहां पे ये मेन रीजन बनती है, ये वो मेन मसला होता है कि जिसकी वजह से ये सारी की सारी, यानी कि रशिया अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है बेटा। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको बताना इसलिए जरूरी था कि आपको थोड़ी सी स्टैंडिंग पता चल जाए कि क्या चीज किस तरीके से। अब आते हैं हम फुल फ्लैज वॉर की तरफ की चीजें क्या हैं कैसे हैं। ये थोड़ा सा इसलिए मैंने आपको बताया कि अब आपको पता चले कि असल में ये, जिस तरह आप कहते हैं ना कश्मीर आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके लिए मोर इंपॉर्टेंट है इंडिया की वजह से, इसलिए यूक्रेन रशिया के लिए यहां पे इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन बड़ा एक इंपॉर्टेंट मुल्क है। यूक्रेन की अगर हम देखें तो जब कोलैप्स हुआ तो यूक्रेन एक रशिया के बाद सबसे बड़ा मुल्क है। यूक्रेन की इंपॉर्टेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो यूक्रेन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और इस इंपॉर्टेंस का अंदाजा तब हुआ कि जब यूक्रेन के अंदर आपने देखा रशियन इन्वेजन हुई तो दुनिया में खुराक के क्राइसिस भी हुए, गंदम के आपको बुरी तरह क्राइसिस देखने को मिले, सिलिकॉन चिप्स जो है इतनी महंगी हुई, आपके मोबाइलों की कीमतें कहां पे पहुंच गई। अब जो इन्वेजन है वो अब फरवरी 2022 के अंदर रशिया इन्वेड करेगा यूक्रेन। ये आगे चल के देखते हैं कि क्या कैसे होगा। अब ये यानी कि आज की जंग नहीं, ये हमेशा से स्क्रिमिशेस चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो फुल फ्लेज वॉर है ये कब और कैसे हुई इसकी हम बात करते हैं। तकरीबन 2014 के अंदर ये हुआ था कि 2014 में ये जो क्रीमिया है ना, जो कि यूक्रेन के बिल्कुल नीचे एक पार्ट है, रशिया ने इसको अनेक्स कर लिया था, रशिया ने इसको अपने साथ मिला लिया था। तो यहां से जो है वो क्या होता है कि जंगें शुरू होती हैं, ठीक है, और आपकी पूरी के पूरा इंटरनेशनल लॉ, आपकी एनर्जी पॉलिसीज जो है इसके मुताबिक चेंज होती है। यूक्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन की सिग्निफिकेंस के हवाले से बात करें कि यूक्रेन के ऊपर आप क्यों लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर पहली और बुनियादी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि हिस्टोरिकल लेगेसी। तारीख में अगर हम जाएं तो सबसे पहली चीज तो यह है कि ये सेकंड मोस्ट पावरफुल सोवियत कंट्रीज है। जिन लोगों को बेटा सोवियत का नहीं पता, जो आपका आज का रशिया है
1991 से पहले ये एक मिलाप था, एक इम्तजाज था मुल्कों का, कि जिसके अंदर आपका रशिया और ये जो आपके कारगिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अजरबैजान है, ठीक है, जिसका मिनिस्टर आज आया हुआ था, ये सारे इकट्ठे थे। जब वो टूटता है तो ये सारे मुल्क बनते हैं, ठीक है, उनको हम सोवियत रिपब्लिक कहते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि यहाँ पे ये रशिया के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल मुल्क था, ठीक है, सेकंड मोस्ट पावरफुल। पावरफुल किस तरह कि एग्रीकल्चर की बात हो, मिलिट्री की बात हो, इंडस्ट्री की बात हो, ये रशिया के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो लिहाजा ये कलैप्स था, ये बहुत बड़ा ब्लो था रशिया के लिए, ये बहुत ही बड़ा नुकसान था कि यूक्रेन उससे अलग हो गया। दूसरी बात है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। बेटे आप लोगों ने देखा कि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की जब हम बात करें तो यूक्रेन से नीचे जो क्रीमिया है उसके नीचे आपका ब्लैक सी, ये और इस तरफ आपकी यूरोपियन कंट्रीज है। तो यूरोप और रशिया के दरमियान ये जो आपका रूट है एनर्जी सप्लाई के लिए, पहली चीज, एक तो एनर्जी की जितनी भी सप्लाई है उसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस है, और दूसरी चीज जो नेटो कंट्रीज हैं उनके अगेंस्ट ये बफर है रशिया के लिए। आप पोलैंड के अंदर देखें 4000 ट्रूप्स वहां पे डिप्लॉय किए हुए हैं। तो लिहाजा ये तो बफर का काम कर रहा है ना, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। तीसरी चीज कल्चर और एथनिसिटी। आपका खास तौर पे जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहां पे अगर हम देखें तो जो जबान और कल्चर है, अब जो रशियन साइड है जो कि आपके डोम्बास का एरिया है, ये क्रीमिया का एरिया, वहां पे तो रशियन इन्फ्लुएंस है, लेकिन जो आपका ईस्टर्न यूरोप है उसको रशिया को ये लगता है, क्योंकि रशिया अपने कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है, अपना जो कल्चर है उसको लेके भी बड़ा पोजेसिव है, तो उसको लगता है कि दूसरी तरफ यूरोप इन्फ्लुएंस कर रहा है जो कि उसके कल्चर के लिए नुकसानदेह है। तो कल्चर और एथनिसिटी तीसरी रीजन है कि जो यूक्रेन इतना इंपॉर्टेंट हो गया। अगली इसकी अहमियत है ब्लैक सी एस एस, कि यूक्रेन से अब जब ये क्रीमिया से आप नीचे उतरते हैं तो यहां पे आपका ब्लैक सी है। तो रशिया की जो हमेशा से एक असेस की पॉलिसी रही है, तो यहां पे जब वो यूक्रेन को डोमिनेट करेगा तो यूक्रेन के ऊपर डोमिनेंस का मतलब ये है कि इन मैरीटाइम्स के ऊपर भी उसकी डोमिनेंस होगी जो ब्लैक सी है। क्योंकि जब रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया था तो जो क्रीमिया की एक ब्लैक सी फ्लीट हेडक्वार्टर था उसको भी उसने कब्जा कर लिया। के बाद अगली चीज एनर्जी ट्रांजिट हब। मैम रशिया को तो एक्सेस थी ना पहले से रशिया की ही। इंपॉर्टेंस इसलिए ये है कि यूक्रेन की जो पाइपलाइंस हैं, ये यहां पे आप देखिए ना, ये आपका यूक्रेन है, ये आपकी यूरोपियन कंट्रीज है बेटा, अगर आपको नजर आ रहा है ये यूरोपियन कंट्रीज, ये यूक्रेन और ये रशिया। तो ये जो गैस पाइपलाइंस है ना, ये जो नेचुरल गैस, रशिया के पास इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो ये जो यूरोप के पास सप्लाई कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन से हो रही है। अच्छा जी, अब यहां पे ये चीज है कि ये एनर्जी ट्रांजिट हब, अब यहां पे आपको पता चला ये यूरोप का जो रूट है ना, शॉर्टेस्ट रूट, वो उसका यहीं से, यूक्रेन से। मैंने नमाज ब्रेक स्टार्ट में दे दी थी जी, माजरत। अच्छा जी,
बेटे मैंने पहले इसीलिए, अब ये तो हमने देखी है कि यूक्रेन जो है, वाई यूक्रेन इज अ जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट, ये तो हमने यहां पे देख लिया कि यूक्रेन की इंपॉर्टेंस क्या है, वाई यूक्रेन मैटर्स। लेट्स गो अहेड, रशिया के इंटरेस्ट्स क्या है? तो ये खूब असेस की बात नहीं है। अब आप देखते हैं तो इस तरह तो चाइना के पास भी असेस है कि वो कहीं पे भी पहुंच सकता है। जब हम शॉर्ट रूट्स की बात करते हैं ना, तो उस वक्त हम ये देखते हैं कि ये आपकी इजी असेस है, एक होती है असेस और एक होती है इजी असेस। अब जब हम रशियन इंटरेस्ट की बात करते हैं कि रशिया के कौन कौन से इंटरेस्ट हैं यूक्रेन के अंदर, कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज। प्यूटन का ताल्लुक उन बच्चों में से है कि उन नेशनलिस्ट से है जो कहते हैं कि यूक्रेन जो है वो बुनियादी तौर पे हमारी तहजीबों का गढ़ है। अगर हमने यूक्रेन को लॉस कर दिया तो इसका मतलब है कि जो रशियन कल्चर है, जो हमारी डायनेस्टी है, वो खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, जो रशियन डायस्पोरा है, जिस तरह आप कहते हैं ना कि आपके अफगानी जो इधर पाकिस्तान साइड पे मौजूद है, तो ये जो बेटा डायस्पोरा है, इसको प्रोटेक्ट करना। जो रशियन डायस्पोरा की प्रोटेक्शन है कि रशिया जो है वो क्लेम करता है कि जो एथनिक रशियंस हैं या रशियन स्पीकर्स हैं, स्पेशली जो क्रीमिया में मौजूद हैं, यो डॉन जो हमारे पास जो है वो डोंबास के एरिया में मौजूद हैं यूक्रेन के अंदर, उनको बचाना चाहते हैं। तीसरी चीज, रिस्टोरेशन ऑफ इन्फ्लुएंस। यूक्रेन जब उससे गया, जब वो 1991 में टूटा, नहीं लीगल क्लेम्स नहीं है बेटा, उसने जो सेपरेटिस्ट स्टेट्स है ना, दोनबास का रीजन है, और उसके ऊपर हमारे पास जो आगे मैं मैप में आपको दिखाती हूँ, उनको फ्री रिपब्लिक्स करार दे दिया और उनको कंट्रोल करता है इसके अंदर, यानी कि अपना इन्फ्लुएंस। ठीक है, यूक्रेन जो है वो की स्टोन है, पुतिन का जो गोल है कि रशिया का इन्फ्लुएंस होना चाहिए और रशिया दोबारा जो है वो यूएसएसआर की शक्ल इख्तियार करे, तो वो यूक्रेन जब तक उसको नहीं मिलेगा वो कभी भी नहीं हासिल कर सकता। इसके बाद ऑपोजिशन टू नेटो, ये मैंने अभी आपको बताया कि नेटो को काउंटर करने के लिए, नेटो के खिलाफ ये चीज। के बाद जियो स्ट्रेटेजिक, नेटो जो है वो यूएस बैक है ना, तो यूएस इस तरह कंट्रोल करेगा ना फिर रशिया को। यूएस और रशिया एक दूसरे के राइवल्स है ना, आर्क राइवल्स हैं, इनके दरमियान की कोल्ड वॉर है, क्वेस्ट फॉर द हेजमनी है ना, वर्ल्ड पावर बनने के लिए। तो नेटो बैक्ड बाय द यूएस है, नेटो वर्सेस वार्सा पैक्ट, पढ़िएगा। मैम नेटो तो पहले से ही है ना इसके ईस्टर्न बॉर्डर्स जियो पे। स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए रशिया यूक्रेन से नहीं निकलता, क्योंकि रशिया और यूक्रेन बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। अच्छा जी, और रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का, यूरोप और एशिया का जो इकोनॉमिक यूनियन है, जिसको हम यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन कहते हैं, उसका हिस्सा ना बने। इसीलिए 2014 के अंदर बड़ा प्रेशर पुट किया गया और जो रशिया है, जो यूक्रेन है, उसने ज्वाइन नहीं किया यूरोपीय यूनियन को। खैर, अब ये जो 2014 में क्रीमिया को इसने अनेक्स किया एंड डोंबास के रीजन को, ये क्यों और कैसे किया, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं।
बेटे हुआ कुछ यूं था कि ये क्राइसिस जो है ना रशिया यूक्रेन के, ये 2014 में स्टार्ट होते हैं, ये वो साल है। क्योंकि क्या हुआ, यूक्रेन का उस वक्त प्रेसिडेंट था जिसका नाम था विक्टोर यानुकोविच। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बंदा विक्टोर था जी। आपको मैंने पहले बताया कि यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन करने के लिए कोशिश हुई, एफर्ट हुई, लेजिस्लेशन पास हुई, लेकिन इस बंदे ने रिवर्स द प्लान टू ज्वाइन यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन करने का प्लान इसने रिवर्स कर दिया। क्यों? क्योंकि ये आ गया था रशिया के प्रेशर में। अब जब रशिया के प्रेशर में आके इसने ये काम किया ना, तो यूक्रेन में जो रहने वाले लोग थे उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू किया, जिसको हम कहते हैं यूरो मेडन प्रोटेस्ट। ये जगह का नाम है बच्चे। इस जगह से अब धरने शुरू हो गए। अब ये धरने इतने ज्यादा बड़े कि ये बंदा मुल्क छोड़ के भाग गया। अब ये तो भाग गया है, लेकिन पीछे अब जो आपका यूक्रेन है इसमें आपकी प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट इंस्टॉल हो जाती है। जब पावर वैक्यूम बना ना वहां पे, अमेरिका ने अपनी गवर्नमेंट यहां पे इंस्टॉल कर। अब जब अमेरिका की गवर्नमेंट आपके पड़ोस पे आ गई है, इसका मतलब है अमेरिका आपके पड़ोस पे आ गया है। तो फिर रशिया का परेशान होना तो बनता है ना। रशिया परेशान क्यों ना हो? तो रशिया फिर अगर यूक्रेन में घुसेगा, यूक्रेन को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो ये सारी चीजें तो रशिया के अपने दिफा में है ना भाई, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी हबड़ दबड़ में, इसी रोले में, इसी रोने में प्यूटन को लगा कि भाई ये वेस्टर्न गवर्नमेंट तो ये यहां पे मिलके कोई खिचड़ी पका रही है, और इसने तो आके मार्शल लॉ लगा दिया है, को कर दिया है। इसका मतलब है रशिया तो खतरे में है। इसी हब्बड़ दब्बड़ में वो एनेक्सेशन कर लेता है क्रीमिया की 2014 में। अब उसको कहा जाता है कि एक इलीगल काम है, गलत काम किया है भाई तुमने, जाहिर बात है ये इट्स इलीगल एनेक्सेशन। लेकिन अब ये काम कोई एक रात या एक दिन में नहीं हुआ था। इसके लिए दोबारा मैप की तरफ जाते हैं बेटे। यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि ये क्रीमिया और डोंबास का रीजन जो इसने अनेक्स किया रशिया यूक्रेन की, जो 2014 में लड़ाई शुरू हुई वो इस तरह हुई थी कि यूक्रेन के लोग, आपको मैंने पहले बताया कि वो यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन करना चाहते थे, उनका यूरोपीय यूनियन की तरफ टिल्ट था। उन्होंने लेजिस्लेशन यानी कि अपनी असेंबली में कानून भी पास किया। लेकिन जब यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन करने की बारी आई तो ये जो उस वक्त का विक्टोर इनका सदर था, उसने क्या किया, उसने रशिया के प्रेशर में आके कहा कि भाई हम यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन नहीं कर रहे। जिसके नतीजे में उनका एक शहर है यूरोमेडन, जहां पे लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किए। वहां पे इतने ज्यादा प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, इतने ज्यादा वहां पे स्ट्राइक्स होना शुरू हो गए कि अब ये यहां से भाग गया। जब ये यहां से भाग गया तो इधर पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। भाई अब कौन होगा, किसकी हुकूमत होगी? तो बेटा जब पावर वैक्यूम क्रिएट होता है तो फिर वर्ल्ड पावर्स वहां पर आ जाती हैं। तो इस पावर वैक्यूम को फिल करने के लिए अमेरिका ने एक अपनी गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दी यूक्रेन के अंदर। अब अमेरिका की इस इंस्टॉल की हुई गवर्नमेंट ने रशिया को परेशान कर दिया। प्यूटन को लगा कि भाई अमेरिका तो फिर शायद रशिया के ऊपर चढ़ दौड़ेगा। तो इसी हब्बड़ दब्बड़ में 2014 में उसने क्रीमिया को अपने साथ अनेक्स कर लिया।
ये एक दिन में नहीं हुआ था। वो जो यहाँ पे ईस्टर्न बॉर्डर था ना, ये जो लुहांस का एरिया था, और ये जो डोम्बास का एरिया था, और ये जो डॉनसेट का एरिया था, यहाँ पे मौजूद लोगों को रशिया सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। इन सेपरेटिस्ट ग्रुप को, इन फसादियों को वो हर तरह की सपोर्ट दे रहा था। तो जब रशिया ने ये काम किया और उसके ऊपर दुनिया ने कहा कि तुमने गलत किया है, तो इन तमाम ने जंग छेड़ दी। इन्होंने कहा, ये रशिया के साथ खड़े हो गए। तो इसकी वजह से यहाँ पे फिर रशियन फोर्सेस जो हैं वो आ गई, फौजें यहाँ पर आ गई, यहाँ पे कंफ्लिक्ट होना शुरू हो गया। तो रिजल्टेंटली ये जो ईस्टर्न यूक्रेन है, यहाँ पे जंग शुरू हो गई। इसको कहते हैं दोम्बास वॉर। दोम्बास जगह का नाम है, दोम्बास नहीं होते, दोम्बास, दोम्बास वॉर। 14,000 लोगों की इसमें डेथ हुई 2021 में। और यहां से प्रॉपर आप देखें कि रशिया यूक्रेन एक जंग के समा में आ गए। अब ये चीज तो हुई, 2022 में अब ये करेगा फुल फ्लेज इन्वेजन। ठीक है, ये छोटा सा ना बस आपने मैप ज़हन में रखना है, ये दो जगह आपने नहीं भूलनी। ठीक, यहां पे करके क्रीमिया जो 2014 में ये अनेक्स कर चुका है, यहां पे करके ना आपने ये लुहांस्क, ये रशिया, ये ईस्टर्न यूक्रेन, ये सारा यूक्रेन, यूक्रेन का कैपिटल किवाय, यहां पे जी डोन टेस्क, ये आपके सारा, ये इसको हम दोम्बास रीजन कहते हैं। ये सारी जगह जो है ना, इसके ऊपर यहाँ पे खैरसोन भी है, कैरसोन, ये सारी की सारी जगह जो है ना, ये भी अब रशिया ने यहाँ पे, ये 2014 में अनेक्स की थी, अपने साथ में लाई थी। ये जगह जो है ये रशिया ने 2022 सितंबर 30 को अपने साथ अनेक्स कर ली। अब रशिया ने इन्वेजन क्यों किया? इससे पहले ना थोड़ी सी बात यह है कि अब इसके ऊपर ना मुख्तलिफ बातें हो रही थी, मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस थी। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा अटैक होगा, अच्छा जी इन्होंने नहीं किया, और इसके ऊपर बड़ा मजाक भी बना। अच्छा, ये थोड़ी सी आपको ना एक साइड टॉक बता देती हूँ कि हो रहा था उस वक्त, हो रहे थे बेजिंग ओलंपिक्स, साइड में बात, जैसे बेजिंग ओलंपिक्स हो रहे थे, और रशिया और चाइना जो है उनके आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ठीक है, एनिमी ऑफ द एनिमी इज द एनिमी। अगर दो आपके कॉमन एनिमीज हैं तो दे आर फ्रेंड्स। ठीक है, तो यूएस का रशिया और चाइना जो है दे आर फ्रेंड्स, यानी कि वो आपस में उनका एक अलायंसेस है, नेक्सस है। अब ये हुआ कि रशिया ऑलरेडी प्रिपेयर था कि उसने इन्वेजन करनी है। ठीक है, अब फरवरी में क्लेम किया गया, फरवरी में कहा गया, 9 फरवरी को कहा गया यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कि भाई अटैक करेगा रशिया फुल फ्लेज यूक्रेन के अंदर। अटैक नहीं हुआ, मजाक बन गया, न्यूज़पेपर्स में आना शुरू हो गया कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, ये तो ऐसे ही बात है, इट्स अ मॉक। अब मजे की बात ये है कि उस वक्त हो रहा था बेजिंग ओलंपिक्स, तो चाइना किसी तरीके से भी नहीं चाहता था कि किसी भी किस्म की डिस्ट्रक्शन हो, तो चाइना ने रशिया को इस काम से रोका। एनालिस्ट ये कहते हैं 21 को खत्म हुआ आपका बेजिंग ओलंपिक्स, और 22 फरवरी को वेरी नेक्स्ट डे रशिया इन्वेड कर देता यूक्रेन। अब रशिया क्यों इन्वेड करता है यूक्रेन को, ये हम आगे देखने जा रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, ये मैं बोर्ड पे लिखती हूँ तो मेरा एंगल खराब हो जाता है इसलिए। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास हम देखते हैं कि रशिया ने फुल फ्लेज इन्वेजन क्यों की। वाई? सबसे पहले फुल स्केल इन्वेजन 24 फरवरी, सॉरी नॉट 22, जियोपॉलिटिकल रिजेंटमेंट।
इसका बेटे मतलब ये है, जियोपॉलिटिकल रिजेंटमेंट का मतलब ये होता है कि पुतिन ने कहा कि नेटो अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, जो हमारे लिए एक थ्रेट है। रशिया ये डिमांड करता है कि यूक्रेन कभी भी नेटो को ज्वाइन ना करे। चाइना को पता था ना, चाइना रशिया का एनेक्सिस है। अब पुतिन ने कहा कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन के सामने प्रपोजल रखा कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करे। यूक्रेन ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। इस गुस्से के नतीजे में उसने ये इन्वेजन की। पहली बात तो ये। दूसरी बात है फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी। बेटा फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी ये है कि रशिया ने बड़े 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 ना, अब यूएस क्योंकि बैक करता है यूक्रेन को, जारी बात है यूएस को सपोर्ट है यूक्रेन को। अभी चीजें चेंज होंगी तो मॉस्को ने यानी कि रशिया ने वाज़ेह तौर पे वाज़ेह अल्फाज में सिक्योरिटी प्रपोजल दी, लेकिन उनको सामने से माना नहीं गया। जब उनको माना नहीं गया, डिप्लोमेसी जब फेल हो गई, तो रशिया ने कि वो फुल फ्लैड उसने इन्वेजन कर। दूसरी चीज उसके इंटरनल इंटरेस्ट। इंटरनल इंटरेस्ट ये थे, फर्स्ट हेडिंग ये जियोपॉलिटिकल रिजेंटमेंट, गुस्सा। भाई नेटो आप ज्वाइन नहीं करेंगे, ये चीज बोली रशिया ने यूक्रेन को, यूक्रेन ने मानने से इनकार कर दिया तो रशिया ने इन्वेड कर। इंटरनल इंटरेस्ट ये थे कि पुतिन को ये खौफ था कि जब यूक्रेन के अंदर एक वेस्टर्न गवर्नमेंट आएगी तो उस वेस्टर्न गवर्नमेंट को देख के रशिया के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके अंदर भी बगावत पैदा होगी। दूसरी चीज एम्पीरियल एम्बिशंस। एम्पीरियल एम्बिशन से मुराद वो होती है कि भाई इंपीरियलिज्म की हम जब बात करते हैं कि रशिया चाहता है कि दोबारा से वो उसी थीम पे आ जाए, वो एक ऐसी स्टेट बना दे जहां पे रशिया ही रशिया हो और वो सबके ऊपर रूल करे, यूक्रेन को भी अपने साथ मिला ले, जो उसका वो एक यूएसएसआर दोबारा बनाने का विजन है, उसकी वजह से उसने इन्वेड। अब क्या हुआ कि बड़ी मिस जजमेंट थी कि जब वहां पर बुनियादी तौर पे रशिया जब वॉर वहां पर आई, या रशिया चाहता क्या था, रशिया ने वहां पर क्यों इस तरह किया, तो उसको थोड़ा सा अगर हम देखें तो रशिया बुनियादी तौर पे यूक्रेन की गवर्नमेंट को उतार फेंकना चाहता था। मैंने आपको पहले बताया कि जो इनिशियल गवर्नमेंट रिजीम है उसको चेंज करना चाहता था। वो प्रो वेस्टर्न जो गवर्नमेंट है उसको चेंज करके प्रो रशियन गवर्नमेंट लाना चाहता था, ब्लैक सी को कंट्रोल करने के लिए। यूरोपियन एक पूरे का पूरा जो आपका यूरोप की यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपनी जमीन को बढ़ाने के लिए कि क्रीमिया को तो मैंने अपने साथ मिला लिया है, अब मैं डोनेट्स्क, लुहांस और बाकी खित्तों के ऊपर भी पहुंच सकूं, जो कि उसने किया। अब यहां पे अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट यूक्रेन के पीछे खड़ी है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ने मिलिट्री सपोर्ट भी दी, 2014 में भी दी, 2022 में भी दी। यूएस ने 10 बिलियन की जो है वो इनको मिलिट्री एड दी है, जिसमें कि उन्होंने अपने बेहतरीन किस्म के टैंक, मिसाइल, जिसमें कि एक टैंक का नाम है हिमार्स, ये इनकी बड़ा फेमस रहा, आपने खबरों में सुना होगा, ठीक है। यानी कि हिमार्स भी दिया, पेट्रियट मिसाइल दिए, टैंक्स दिए। अब इसके साथ साथ यानी कि यूएस ने यूक्रेन को किस तरीके से हेल्प किया, यहां पे अगर हम देखें तो यूएस यूक्रेन के पीछे इस तरह खड़ा रहा कि दो तीन तरीकों से, क्योंकि मुल्कों के पास ना तीन ऑप्शंस होते हैं, या तो मुल्क खामोश हो जाए, या फिर ये हो जाए कि मुल्क ये करे कि बाहर अपने हथियार निकालें और दूसरे मुल्कों से लड़ें, जो कि हो नहीं सकता। तीसरी चीज जो है ना वो होती है जिसको हम कहते हैं सैंक्शंस। अब क्या हुआ कि रशिया के ऊपर फ्रांस ने, यूके ने, यूएस ने, सब ने सैंक्शंस लगाई, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई। इवन के जर्मनी ने इनके ऊपर सबसे बड़ी सैंक्शन लगाई कि जो इनका नॉर्ड 2 वाला मंसूबा है उसको हॉल्ट कर दिया, रोक दिया, जहां से इनकी गैस सप्लाई होती है। इसके नतीजे में रशिया के अंदर गैस की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनके लोगों को इस चीज का नुकसान उठाना पड़ा। खैर ये तो एक साइड इंफॉर्मेशन है। तो यूएस ने क्या किया कि सबसे पहले तो यूएस ने मिलिट्री असिस्टेंस दी, उनको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड की यूक्रेन वालों को। दूसरा काम ये किया कि सैंक्शंस लगाए, रशिया के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगा दी। यूएस ने कहा कि भाई रशिया की जो इकोनॉमी है उसको ताकि बैकलैश मिले उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। उसके बाद
अल्टीमेटली जो एक यूनिटी है यहाँ पे, अगर हम जिसको देखें तो वाशिंगटन ने ये कहा है कि जो नेटो यूनिफाइड रिस्पॉन्स जो है वो हम देंगे, यानी कि हम यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। यूएस ने जो जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन आ रही थी रशिया की तरफ से उसको भी काउंटर किया। तो वो जो यूरोप आपका है, यानी कि यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन दोनों की जो पॉलिसीज है ना, यहाँ पे अगर हम देखें यूक्रेन के हवाले से, तो ये कहते हैं कि यूक्रेन एक सोवरन और इंटरनेशनल टेरिटरी है, उसकी अपने टेरिटोरियल क्लेम है, कोई भी उसमें नहीं घुस सकता। यूक्रेन की वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, नेटो और यूरोपीय यूनियन में उनको मिलना चाहिए जगह और उनको आना चाहिए। दोनों ममालिक यानी कि यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज भी, जैसे कि जर्मनी मैंने आपको बताया, और यूएस भी, वो रशिया को गलत मानते हैं और रशिया के ऊपर सैंक्शंस इंपोज करते हैं। और दोनों ममालिक यूक्रेन जो है उसको सपोर्ट देते हैं, चाहे वो मिलिट्री सपोर्ट हो, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट हो। और वो कहते हैं कि रशिया जो है वो जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है, और रशिया की इसके ऊपर पकड़ होनी चाहिए। इसीलिए जब हम देखें तो हमारे पास जब ये वॉर हुई थी ना बेटा, तो जो यूक्रेन है उसको यूरोपियंस ने सपोर्ट किया इकोनॉमिकली भी, ठीक है। और लेटर ऑन अगर हम देखें तो इसी तरह यूएस ने भी सैंक्शंस इंपोज कर दी, मिलिट्री एड दिया वहां पे। एनर्जी क्राइसिस जो है वो बहुत ज्यादा हुए थे रशियन गैस के लॉस की वजह से। उसके बाद यानी कि ये तमाम की एलिमेंट्स जो हुए, तो इसके अंदर आपकी इन दोनों यानी कि यूरोपीय यूनियन और यूएस जो है उसने एड पैकेजेस इवन दिए। अभी हम देखें तो 2024-25 के अंदर यूरोपीय यूनियन ने 50 बिलियन जो आपका यूरोज है, ये यूरो है, उसका पैकेज दिया है कि भाई वहां पे बुनियादी तौर पे जो प्रॉमिस वेपन है उनकी स्लो डिलीवरी जो हो रही है उसको कम करने के लिए और आप सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूक्रेनियंस को। खैर, ये तो आपका एनालिसिस पार्ट है कि इसमें आप थोड़ा सा ये एक हेडर दे देंगे तो एक चीज प्लस पॉइंट हो जाएगा जो कि बाकी चीजों में नहीं मिलेगा। लेकिन अब इस वॉर की इम्प्लीकेशंस क्या है? ये जो वॉर हुई, यहाँ पर लोग मरे, और अभी भी हम देखते हैं कि रिसेंटली जो परसों अटैक हुआ है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि रशिया की तरफ से होने वाले अटैक की वजह से 19 लोगों की डेथ हुई है। अच्छा जी, इम्प्लीकेशंस के अंदर सबसे पहली चीज है रिकॉन्फिग्रेशन ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। अच्छा जी, यहां पे बेटा इसको समझे जरा। अब देखिए कि ये वॉर जो है इसने जो नेटो है और यूएस की मिलिट्री लीडरशिप है उसको सामने ले आया है। यूरोपीय यूनियन की जो एक आप कहें कि सपोर्ट है यूक्रेन के लिए उसको सामने ले आई है। पोलैंड, बाल्टिक कंट्री, नॉर्डाइक्स जो हैं वो अब ज्यादा रिलाई करना शुरू कर दें हैं नेटो के ऊपर। तो रिजल्टेंटली नेटो स्ट्रेंथन हो गई है। इवन कि जो फिनलैंड जैसा मुल्क है वो भी एक्सपेंशन के अंदर यानी कि नेटो का पार्ट बन रहा है। तो इस हरकत की वजह से, इस मूवमेंट की वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि वो जो एक बायपोलर जियोपॉलिटिक्स है जिसमें यूएस और चाइना है जो कि मेन जिनकी गोल ऑफ पावर, और यूरोप और रशिया जो है, यानी कि इस मूव ने यूएस और चाइना को ये दिखाया है कि ये अब इनकी इंपॉर्टेंस दुनिया में ज्यादा है और जो रशिया है वो उसकी कम होती जा रही है। यानी कि इस एक इवेंट ने नेटो को जो स्ट्रेंथन किया है या नेटो की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया है, तो उसके नतीजे में ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है इसका सिरा अमेरिका की तरफ चला गया है कि भाई अमेरिका की जो सिक्योरिटी है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सिंपल अल्फाज में, इस चीज ने रशिया को वीक कर दिया। इसकी इंप्लीकेशन वॉर की है कि रशिया आपका कमजोर हो गया, इसकी मिलिट्री रेपुटेशन बर्बाद हो गई। इस चीज के रशिया की इकोनॉमी को, रशिया की गैस सप्लाई को, रशिया की एनर्जी को बड़े देर पा नतायज जो हैं वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इस चीज ने, इस वॉर ने
हाँ वो तो अभी आगे आएंगे ना, अभी तो हम उस पर पहुंचे। इस वॉर की वजह से आपका स्ट्रेटेजिक कैलकुलस एशिया में, यानी कि एशिया और आपके इंडो पैसिफिक के तमाम ममालिक अलर्ट हो गए हैं। इसीलिए चाइना भी अब ताइवान की तरफ जो है वो नजरें जमाए हुए है। रशिया कमजोर हो गया जैनब। इसी की वजह से यूएस ने ऑकस और क्वाड की डील्स की हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं जाएं। इस मूव की वजह से अब हमें नई अलाइनमेंट्स देखने को मिलती हैं, नई दोस्तियां अब हो रही हैं। हाँ जी, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में भी ये सारे पॉइंट चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के ही हैं। इसके बाद हुई है इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन। इसकी वजह से आपकी मईशत बैठ गई है। रीन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो अब ममालिक उस तरफ जाना। तीसरा पॉइंट ये है कि अब नई दोस्तियां हुई हैं, नई दुश्मनियां बन रही हैं, जैसे कि ऑकड है, ऑकस है, क्वाड है। तो एशिया के अंदर भी इस मूव की वजह से सिक्योरिटी कैलकुलस चेंज हो गया। इसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर ये आया है, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन ये हुई हैं कि आप देखते हैं कि आपकी वीट प्राइसेस किस तरह बढ़ गई हैं इस दौर में। फूड और फ्यूल प्राइसेस आपकी इंक्रीज हुई हैं। इसने ममालिक को रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने पे मजबूर किया है। बिल्कुल आम रेस वहां पे। डिप्लोमेटिक फ्रेगमेंटेशन हुई है, ग्रेट पावर राइवलरी सामने आई है, जिसमें खासतौर पे अमेरिका की और आपकी रशिया की है। न्यूक्लियर डेटरेंस, इसको आप जब न्यूक्लियर हम पढ़ेंगे तो न्यूक्लियर डेटरेंस वाला पॉइंट आपको तब समझ आएगा। पाकिस्तान के ऊपर जो इसके मोटे मोटे इम्पैक्ट्स हुए हैं, जो कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान के ऊपर जो बेटा इसके इम्पैक्ट्स हुए हैं, इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान जो है वो नॉर्मली इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में हुए हैं, जिसमें सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि इस कंफ्लिक्ट की वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को, क्योंकि हम इंपोर्टेड एनर्जी पे रिलाई करते हैं, तो हमारी फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं। उसके बाद फूड सिक्योरिटी का हमारा जी बड़ा मसला, ठीक है, बाहर से क्योंकि हम चीजें खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी फ्यूल प्राइसेस बढ़ी, तो हमारी इकोनॉमिक बैकलैश आया। रशिया यूक्रेन की एक्सपोर्टर्स हैं एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के, वीट, सनफ्लावर, तो इसकी वजह से जो हमारी एक्सपोर्ट है उसकी वजह से फूड शॉर्टेज हुआ, फूड की प्राइसेस जहां पर बढ़ी, गंदम के मसाइल आप देखें। उसके बाद सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, खासतौर पे जो आपकी ट्रेड है उसकी चेन एक डिस्टर्ब हो गई। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस वॉर की वजह से खास तौर पे जो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल हम यूक्रेन से लेते हैं, जिस तरह के स्टील हो गया, तो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें, या फिर आपका मोबाइल सेक्टर्स हैं जिनमें कि आपकी सिलिकॉन चिप्स हैं, उसकी वजह से इशू हुआ। पाकिस्तान जो है उसको एक कम्प्लेक्स किस्म के डिप्लोमेटिक वाटर्स में धकेल दिया गया। तो पाकिस्तान ने रशिया यूक्रेन के अंदर एक न्यूट्रल रिलेशन मेंटेन की, क्योंकि पाकिस्तान ने स्टेबल रिलेशन रखना है रशिया के साथ भी, उसके लिए भी एनर्जी इंपोर्ट करता है, और अलॉन्ग विद इट यूक्रेन के साथ भी, और पीछे यूएस बैक है क्योंकि यूक्रेन, तो पाकिस्तान के लिए एक इंट्रिकेट बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल था। अब बेटे इस जंग बंदी कैसे हो सकती है, या सॉल्यूशंस हमारे पास वॉर के क्या हैं? तो सबसे पहले तो ये कि मिलिट्री विक्ट्री फॉर यूक्रेन। अब ये जो मिलिट्री विक्ट्री फॉर यूक्रेन की बात अगर हम करें ना, मिलिट्री विक्ट्री जो यूक्रेन की है कि बुनियादी तौर पे सपोर्ट की, जो ट्रस्ट जो वेस्ट ने सपोर्ट के साथ, तो ये सबसे इफेक्टिव वे है कि इस कंफ्लिक्ट को खत्म किया जाए, यूक्रेन जीत जाए, और अल्टीमेटली जो है वो यूक्रेन की टेरिटोरियल क्लेम मेंटेन रहे। लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेस हैं कि रशिया जो है वो वॉरफेयर वेज कर रहा है, रशिया जो है वो इसको अपने साथ मिला सकता है। तो इस चीज को अचीव करने के लिए हाँ, एक पीस टॉक जो है दैट इज द सोल्यूशन, कि जंग को बजाय अमन के साथ। उसके बाद अगर ये नेटो के साथ अनेक्स हो जाए, तो नेटो मेंबरशिप जो है बुनियादी तौर पे जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं, अल्टीमेटली उनके अंदर जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो नेटो मेंबरशिप एक तो सोल्यूशन हो सकता है, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, ठीक है। और अलॉन्ग विद जो मेडिएशन है कि भाई अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो इसके अंदर इंटरेस्ट शो कर सकते हैं कि इनके दरमियान एक मेडिटेशन का रोल प्ले कर सकते हैं। और
एक और प्रपोज सोल्यूशन ये है कि जो रशिया का सेंट्रल बैंक एसेट्स हैं वेस्ट के ऊपर, उनको रोक दिया जाए। तो इसके नतीजे में ये हो सकता है कि यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन हो सकती है और यूक्रेन के अंदर होने वाला जो जो जुल्मों सितम और जबर है उसको रोका जा सकता है। अच्छा जी, जो आपका सवाल है वो मैं आपको बताती हूँ क्विकली, और फिर हम आगे चलते हैं। बल्कि आगे क्या चलना है, 5 मिनट ही हमारे पास रह गए हैं। यहाँ पर जो हमारा ट्रम्प का, जो ट्रम्प 2.0 की आप बात कर रहे हैं, तो बेटे हेनरी किसिंजर ने कहा था, एक बात कही थी कि इट मे बी डेंजरस टू बी द एनिमी ऑफ अमेरिका, एनिमी टू बी अमेरिका, बट टू बी अमेरिकन फ्रेंड इज फर्टल। ये हेनरी किसिंजर ने कहा था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रम्प जो है वो बुनियादी तौर पे एक डील ब्रोकर करना चाहता है। ट्रम्प वांट अ पीस सेटलमेंट बिटवीन वाशिंगटन एंड मॉस्को। ट्रम्प वांट्स कि भाई यूएसए और यहाँ पे जी आपका जो मौजूद है रशिया, इनके दरमियान एक अच्छे ताल्लुकात इस्तवार हो सके। लेकिन किस बेसिस के ऊपर? वो कहता है कि भाई उसको वो यूक्रेनियन टेरिटरी भी दे देगा। क्योंकि अगर हम देखें तो व्लादिमीर की अब जो कल की स्टेटमेंट आई हुई थी वो यही कह रहा था कि भाई वाशिंगटन इज साइलेंट, कि भाई पीस ट्रीटी के ऊपर कोई किसी किस्म का जवाब नहीं दिया मॉस्को ने, तो मुड़ के आपने पूछा भी नहीं है। यूक्रेन जो टेरिटरी है वो देने पे ये तैयार है, सैंक्शंस का रिलीफ करने को तैयार है। वही ना, ये इसी का फॉर्म, इसी चीज में ना बेटे, यही बता रही हूँ, साथ ले लो। हाय, आप लोग मुझसे बहुत आगे चले जाते हैं, मैं क्या करूं। सैंक्शन रिलीफ, नेटो को रोल बैक करेंगे। अब देखें ना, नेटो को हम वापस करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद कोई नेटो मेंबरशिप नहीं होगी। यूएसएड जो है, यानी कि जो वहां पे मिल रही थी, उसको कट कर दिया जाएगा। ये वो तमाम चीजें हैं कि जो ट्रम्प इसलिए कर रहा है कि या यूक्रेन को अबेंडन कर रहा है। अब ये मैं दोबारा इसको रिपीट करती हूँ, क्योंकि ट्रम्प कि बुनियादी तौर पे ये जो एक ट्रम्प 2.0 इसका विजन है, वो ये कह रहा है बेटा कि वो रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। अब उन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए वो यूक्रेन की जमीन देने को भी तैयार है कि यूक्रेन के ऊपर जो टेरिटोरियल क्लेम है वो रशिया को मिल जाए। जो सैंक्शंस लगी थी उनको भी हटा दिया जाएगा, जिसके अंदर यह है कि अब रशिया के लिए जीरो टैरिफ पॉलिसी होगी, ये जो फरीद आपने बात की है। नेटो के अंदर जो मेंबरशिप की बात है उसको भी रोल बैक कर दिया जाएगा, और जो हम एड प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे यूक्रेन के अंदर उसको भी रोक दिया जाएगा। यानी कि यूक्रेन को अबेंडन कर रहा है, यूक्रेन की कॉस्ट के ऊपर वाशिंगटन, आपका अमेरिका रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। क्यों ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है? क्योंकि रशिया के जरिए वो चाइना को कंटेन करना चाहता है, क्योंकि रशिया और चाइना की जो आपस में ताल्लुकात हैं इनको वो वीकन करना चाहता है। लेकिन रियलिस्टिक ग्राउंड पे देखें तो चाइना और रशिया के दरमियान जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चरल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, और सबसे तारीख की बड़ी अगर हम देखें तो सप्लाई हुई है रशिया से आपकी नेचुरल गैसेस की। क्योंकि चाइना के अंदर रशिया और चाइना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। चाइना उसको मैन पावर प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रियल सपोर्ट देता है। रशिया के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज को चाइना क्या करता है? खरीदता है। तो ये दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो लिहाजा ट्रंप का ये मूव जो है, फिलहाल तो ये एक एल्यूसिव ड्रीम है कि वो मॉस्को के साथ ताल्लुकात बेहतर करके चाइना को कंटेन कर लेगा, क्योंकि रशिया की तरफ से उसको कोई खातिर खा जवाब मौसूल नहीं हुआ। ठीक है जी, तो ट्रम्प पीस प्लान इज अनसर्टेन। क्लियर? ये सबसे रिसेंट डेवलपमेंट है। नोट्स में शेयर कर दे। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो आप लोगों की वो रह गई हैं वो मैं शेयर कर देती हूँ डॉक्यूमेंट्स। आई होप कि आपको चीजें क्लियर आ गई होंगी रशिया यूक्रेन के हवाले से। थैंक यू सो मच। बेटा रशिया की जो सपोर्ट है यूएस इलेक्शन के अंदर, प्राइमरीली अब ये एक डिफरेंट चीज है ना कि रशिया सपोर्ट क्यों करता है यूएस इलेक्शन को। तो वो तो हम प्रो डेमोक्रेसी इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं ना, हम तो 21st सेंचुरी की रीअलाइनमेंट्स की बात करें, हम पीसफुल सेटलमेंट्स की बात करें। तो वहां पर होने वाली ट्रम्प बैक गवर्नमेंट को अगर हम देखते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे उसकी प्रो रशियन पॉलिसी इज द वन फंडामेंटल फैक्टर। ठीक है, अच्छा जी, दैट्स ऑल। सर की क्लास है, आई एम गोइंग। अल्लाह हाफिज।